पार्टी कार्यालय से उठा के जेल कार्यालय में बिठाया, वहाँ क्या होगा उसके साथ? 4 दिन तक सब भूल जाएंगे लोग, फिर एक नया कांड होगा सब। दीप सिद्धू है कौन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। यही अगर कोई किसान का बच्चा होता, अब तक आर्मी लगा के ये आदमी लोग ना पूरा बॉर्डर खाली करवा चुके होते। आप खुद कर रहे हैं वो चीज़ सही है, मतलब आप अमेरिका चले जाएं, इस बार ट्रम्प सरकार हो जाए और वही अमेरिका का नागरिक जिसके राष्ट्रपति के लिए आप बोल के आए हैं, वो अगर एक ट्वीट कर देता है तो आपको दिक्कत हो जाती है, आंतरिक मामला हो जाता है। आप उनको 1 करोड़ रुपया दे दो, मेरे बच्चे के शादी में भी आके अक्षय कुमार नाच के जाएगा, तो 2 पैसे ज़्यादा दे दो, कुछ भी करवा लो। तो आप बात भी करना चाहते हो किलो पे चढ़ के आए, तारों को कटीली तारें बिछा दी जाती हैं, पत्थर चलवा दिए जाते हैं, तो ये किस तरह का बात है? अंधभक्तों की वाट लगाने वाले विनय दुबे मुंबई से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अक्सर सुना होगा आपने, अंधभक्तों की वाट लगाते हैं। सर, अंधभक्तों से इतना क्यों नाराज हैं आप? बीजेपी सरकार से इतना क्यों नाराज हैं? नाराज तो पूरा देश है यार। सोचिए, लाखों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने दिनों से, तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जब इतना बड़ा जन समुदाय 70-75 दिनों से बैठा हुआ है, तो अब नाराज़गी का लेवल देखिए। पानी भी, बरसारे भी झेल रहे हैं, बारिश में भी झेल रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, फिर भी नाराज हैं। तो बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कटीली तारों वाली कर दी, कीले ठोक दी गई। फिर आप सोचिए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मेरी तो कोई बोलते हैं कि औकात ही नहीं है इनके सामने कि मैं उतना ज़्यादा नाराज़ हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे कानून समझ में नहीं आ रहा किसानों को। पहले वो खुद समझ ले और यहाँ आके समझा दे, बात खत्म हो जाए। ये ऐसे समझदार है ना जो बिया में अच्छी बिया कौन सी है, अच्छा फसल कौन दे देगा, सिर्फ हाथ पे रख के बता देते हैं कि ये बिया चल जाएगी नहीं चलेगी। उनको आप किसान बिल समझाओगे, खेती क्या होती समझाओगे, किसान की कीमत क्या होगी समझाओगे? तो बचपना उस तरफ है। जिसने कभी ज़िंदगी में खेती नहीं की, 35 साल हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगा, वो इंसान किसानी की बात करेगा, किसान बिल की बात करेगा, तो एक जोक लगता है। अगर मैं आज रॉकेट साइंस की बात करूँ, मैंने जब 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है और मैंने इंजीनियरिंग तक नहीं की है, वो आदमी अगर रॉकेट कैसा बनता है, गाड़ी के पार्ट्स कैसे होते, तो बचकाना लगेगा। अब महिलाएं नहीं तो अच्छे शब्दों से मैं उनको बताता कि क्या लगता है। नहीं बताइए ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, संबित पात्रा कहते हैं कि किसान मुट्ठी भर किसान है, ये किसान नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको बोलना क्या पूरी दुनिया का? देखिए, हम लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं, क्यों देखते हैं? हाँ भैया चालू कर दिया, थोड़ा 1 घंटा मौसम बन गया, थोड़ा अच्छा हंसी मजाक हो गई, फिर बंद करके भूल जाते हैं। कपिल शर्मा को हम सर पे नहीं बिठाएंगे ना कि वो हमारे घर में आके बैठेगा। वैसे ही संबित पात्रा है, वो पॉलिटिकल इंडस्ट्री का कपिल शर्मा है। वो आ गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ हल्की सी बचकानी हरकत ही, कभी इधर खो जाएगा, कभी उधर खो जाएगा। देखना, खुश होना, बंद करना, खाना खाना, सो जाना। उसको कोई गंभीर लेता है कि? उसकी पार्टी खुद गंभीर नहीं लेती है उसको। अगर इतने गंभीर होता तो आज सांसद बन के बैठा होता वहाँ पे। चुनाव ना जीत पाया बंदा, वो उसको वहाँ की, उसके घर की गृह जनपद की जनता उसको गंभीरता से नहीं लेती, तो वो देश का तो छोड़ दीजिए। अच्छा, जिस तरीके से रेहाना के ट्वीट आ रहे हैं, उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से बयान आता है, सरकार की तरफ से बयान आता है कि आंतरिक मामला है, लेकिन जब अब की बार ट्रम्प सरकार वहाँ कह के आए थे, वो आंतरिक मामला नहीं था। देखिए, होता है ना, आप गलतियाँ वो चीज़ कर चुके हो तो फिर आप उसी को बोलोगे। अगर मैं आज भीख मांग के खाना चालू करूँ और मुझे भिखमंगा बोले वो, तो मैं पलट के क्या बोलूँगा? 35 साल तो आपने भी मांगी थी। इनको लगा कि हमारा विदेश मंत्रालय हैंडल कर लेगा। आज देखिए पूरे विश्व में पहुंच गया। आज वो कोई तो फुटबॉल या कहीं मैच में आज वहाँ पे किसानों की बातें रखी गई। तो अब धीरे धीरे डिस्कशन का मसला हो गया, बहुत सारे लोग आगे आए हैं। पहले ये घरेलू मसला था, भारत के आंतरिक मसला था, अब ये इंटरनेशनल मसला हो गया। तो ये कराने वाला भी मोदी जी है ना, इसमें क्या दिक्कत है? क्या हल लग रहा है आपको? इतने दिन से किसान बैठे हुए। देखिए, सबसे सिंपल है, जब तक बिल वापसी नहीं, कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ये तो पहले दिन से शुरुआत हो गई थी। तो अभी 2 अक्टूबर की तारीख आ गई है, उसके आगे आंदोलन चलता रहेगा। और जिस तरह से भी किसान नेता, हमारा नेतृत्व जो है वो हमें आदेशित करेगा, हम एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, किसान बात नहीं कर रहे मुझसे। टिकैत साहब बोले ना, मोबाइल नंबर तो दिया ही नहीं, किस पे बात करेंगे? और जैसे बात करने का स्टेटमेंट आता है, यहाँ के कीले बिछाई जाती हैं। तो आप बात भी करना चाहते हो किलो पे चढ़ के आए, तारों को कटीली तारें बिछा दी जाती हैं, पत्थर चलवा दिए जाते हैं, तो ये किस तरह का बात है? तो हमें बात का आप डेफिनेशन बताओ। आप इस तरह से हमसे बात करना चाहते तो हम इस तरह से आपसे बात करेंगे। अगर आप कार्यालय में बैठ के बात करना चाहते तो हम कार्यालय में बैठ के बात करना चाहते। हर तरीके से तैयारी है। आप चाहते क्या हैं वो बता दीजिए, हम करेंगे। अब तो दीप सिद्धू को भी पकड़ लिया है सरकार ने। अब तो किसान ये भी नहीं कह सकते कि ये मिला हुआ था उनके साथ। देखिए कैसा होता है, पार्टी कार्यालय से उठा के जेल कार्यालय में बिठाया, वहाँ क्या होगा उसके साथ? 4 दिन तक सब भूल जाएंगे लोग, फिर एक नया कांड होगा सब। दीप सिद्धू है कौन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।
सन्नी देओल जी के इलेक्शन मैनेजर, उस आदमी को आप क्या अपेक्षा करोगे कि वो अपने होटल में सोया हुआ था, पब्लिक का दबाव बना तो उठा के जेल में बिठा के, वहाँ पे भी तिहाड़ में अच्छा सा बेड वगैरह लगा के दे देंगे, 10 दिन तक मामला चलेगा, जब वो शांत हो जाएगा तब छोड़ दिया जाएगा। इससे कुछ निकल के आएगा क्या? दीप सिद्धू थोड़ी बताएगा कि किसके आदेश पे मुझे लाल किला जाने के लिए बोला गया, किसने मुझे दबाव डाला कि वहाँ से जाओ, यहाँ से मत जाओ। ये सब सारी चीज़ें निकलेगी ही नहीं, मैं आपको दावे के साथ अभी बता दे रहा हूँ। आज 8-10 घंटे पहले गिरफ्तारी हुई, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। कुछ दिन बाद जमानत मिल जाएगी, लोग भूल जाएंगे, अपने घर पे चले जाएंगे। यही अगर कोई किसान का बच्चा होता, अब तक आर्मी लगा के ये आदमी लोग ना पूरा बॉर्डर खाली करवा चुके होते। अगर किसान का बच्चा पकड़ा हो गया, हम जैसे जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे ना, तुरंत एक्सपोज कर दिए, अरे ये बंदा जिसने उतारा, ये तो चालू हो गए थे, किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। आप सोचिए, जिस किसान के घर पे उसके बच्चे की लाश तिरंगे में लपेट के आती है, वो तिरंगे का अपमान करेगा। और ये जो अपने पार्टी कार्यालय पे, अपने संघ के कार्यालय पे कभी ज़िंदगी में झंडा नहीं लगाया, वो आज देशभक्त तिरंगे की बात करेंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब जा रही हैं। जिस तरह से दीप सिद्धू को पकड़ा गया, आने वाले देर में थोड़ा देर एंटरटेनमेंट होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि अब ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, ये जन आंदोलन हो गया। और IT ऑफिस में बैठा हुआ बंदा भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है, नज़र रखे हुए है कि इस पे हो क्या रहा है, अपनी तरफ से आवाज़ उठाता है, 4 पोस्ट दिन में डालता है कि आई एम विद द फार्मर, मैं किसानों के साथ हूँ। तो अब धीरे धीरे अब ये जो किसान खेती की बात थी, अब कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुँच गई है, इंडिया का छोड़ दीजिए, इंटरनेशनली पहुँच गई है। तो ये जन आंदोलन हो चुका है। 1947 वापस दोहराया जा रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया गया था, अब ये सरकार की बारी है। लेकिन अमित शाह कहते हैं 60 साल राज करेंगे। 60 साल हो, खुद ना जिंदा रहना है, क्या गारंटी है? कितना उम्र हो गया अमित शाह का? कितना उम्र हो गया? 50 का तो होगा, ज़्यादा है, 35 साल का मैं हो गया। मुझे नहीं पता मैं अगला 15 साल निकाल पाऊंगा। 50 पार हो गया, मैं 100 का केक काटूंगा। तो ये 60 साल 70 साल यहाँ जिसने भी यहाँ पे अकड़ दिखाई है ना, उसकी अकड़ देश की जनता ने तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी को भी अकड़ थी कि हम 125 साल पुरानी पार्टी, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आज सड़क पे खड़े हैं 40 सीटों पे, दर दर जाके छोटे छोटे आंदोलन करने की कोई हमें देखे। ये हालत आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, क्योंकि वो घमंड और वो जो उनका जो एक है ना एटीट्यूड, उनके दिमागों में घुस चुका है, सत्ता का नशा दिमागों में घुस चुका है। अब वो जनता तोड़ेगी और बहुत खूबसूरत तरीके से तोड़ेगी, देखते रहिए। तो प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, अमित शाह पर भरोसा नहीं है, बीजेपी की पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, भरोसा किस पे करेंगे आप लोग फिर? एक बात बताइए, दामोदर दास मोदी कौन था? नरेंद्र मोदी जी के पिताजी। उस व्यक्ति से 2 संतान, प्रहलाद मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रहलाद मोदी थी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कहाँ पे? लखनऊ एयरपोर्ट पे। जो सगे खून के भाई को अपने भाई पे विश्वास नहीं, तो हम तो बहुत दूर की बात है। घर घर के अंदर वो विश्वास नहीं, बड़ा भाई अपने छोटे भाई पे विश्वास नहीं कर रहा है, और अब हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उस आदमी पे विश्वास करें जो रातों रात पत्नी छोड़ के भागा। जवान हट्टा कट्टा आदमी अपनी माँ को बर्तन बटने के लिए दूसरे के घरों में घर छोड़ के भाग गया, ताकि मुझे परेशानी ना हो, मुझसे सवाल ना पूछा जाए। वो इंसान हर जिम्मेदारी से भागा, उससे आप अपेक्षा करोगे कि हम उसकी बात पे विश्वास करेंगे? ये तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा, जिस दिन प्रहलाद मोदी बोल देंगे कि मुझे मेरे भाई पे विश्वास है, जिस दिन यशोदा बहन बोल देगी कि मेरे को मेरे पति पे विश्वास है, उस दिन हम विश्वास कर लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कंगना रनावत का ट्वीट आ रहा है बार बार, अब अक्षय कुमार भी कूद गए हैं, अजय देवगन भी कूद गए हैं, सचिन तेंदुलकर भी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, इनसे कोई कहता है या खुद ही आगे आकर कूद जाते हैं? देखिए, ये तो बिना मतलब टिश्यू पेपर का ना ऐड करें, ट्वीट तो बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़े भांड हैं। भांड मतलब समझती है ना, उनको पैसे दो और नचा लो, ये चले जाएंगे। आप उनको 1 करोड़ रुपया दे दो, मेरे बच्चे के शादी में भी आके अक्षय कुमार नाच के जाएगा, तो 2 पैसे ज़्यादा दे दो, कुछ भी करवा लो। इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स है जो स्कैम निकला था, बहुत सारी स्टिंग ऑपरेशंस निकले, जिन्होंने एक ट्वीट करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे। तो उनकी रोजी रोटी है ना, अगर ये ना करे तो उनका घर कैसे चले? वैसे भी लॉकडाउन लगा है, इंडस्ट्री बंद है, तो कहीं ना कहीं 2 पैसे का अगर आवक आ गई है तो करने में क्या दिक्कत है। लेकिन महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ी उनकी जो भूल है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इस समय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की औलाद के हाथ में है। वो बंदा अब छोड़ेगा नहीं। जिस तरह से अभी इंक्वायरी चालू हो रही है, जब ये अर्नब गोस्वामी को उठाया गया था तो 10 दिन था, लेकिन उसके बाद ये चैट लीक कर दी गई कि देखो देशद्रोही है। ऐसे इनकी भी स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद देश समझ जाएगा कि इनकी असली चेहरा क्या है। लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई अर्नब गोस्वामी पे। 10 दिन में अभी आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं अभी महाराष्ट्र से आया हूँ, मुंबई से। 10 दिन के अंदर अंदर अर्नब गोस्वामी आपको रोता चिल्लाता हुआ टीवी पे दिखाई देगा। पक्की बात है? पक्की बात है एकदम। लेकिन अर्नब गोस्वामी चैट में कहते हैं कि जजों को खरीद लिया है मैंने। अब खरीद के दिखाए। देखिए, हम आगे हैं। मुंबई क्यों उसे इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है? मुंबई को सबसे बड़ा राजनीतिक उठापटक केंद्र क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि वहाँ पे
ये भाजपा अगर एक सोचती है तो वहाँ पे 4 सोचने वाले लोग बैठे हुए। इसके लिए मुंबई कैपिटल है इकोनॉमिक इंडस्ट्री के मामले में, हर चीज़ के मामले में। तो उन्होंने 4 कदम आगे देखा हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने। इस बार केस ऐसे तैयार किया जा रहा है कि इनको कोर्ट में जज की ज़रूरत ही न पड़े। ऐसा नियम पे अंतर्गत कानूनी धाराएं दर्ज की गई हैं जिसमें जज को वहाँ पे सुनवाई की ज़रूरत ही नहीं है। आपको 1 साल तक हम अपने पास बिठा के रखेंगे, तब जज वगैरह आप जाइएगा। और इसमें ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी, ना इसमें हाई कोर्ट इन्वॉल्व होगी। इसमें जब तक मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी संतुष्ट नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से, उनका सेवा ठीक से नहीं हो जाएगा, तब तक कोर्ट में नहीं ले आएगा बंदा। पीएम मोदी सदन में खड़े होकर रो रहे हैं और विनती कर रहे हैं किसानों से कि आंदोलन खत्म कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ एमएसपी थी, है, रहेगी, उसके बाद भी आंदोलन जारी। मुझे ऐसा लगता है वो गलत जगह रोती है। उनको यहाँ आके रोना चाहिए था, क्योंकि 160 लोगों की जानें गई हैं। एक सांसद आता है, 5 साल में चला जाता है, रिटायर होता है। आपको उसके लिए संवेदनाएं हैं, लेकिन किसी का परिवार यहाँ पे उजड़ गया, एक बेटा माँ से छूट गया, बाप का साया छूट गया, वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत होती है, मतलब ऐसे 160 लोग, 1-2 भी नहीं, 160 लोग। आज की ताज़ा घटना सिंघू बॉर्डर पे है, एक किसान की आज फिर डेथ हुई है। उस स्थिति में यहाँ पे आके एक प्रधानमंत्री, अगर हमारा प्रधानमंत्री होता, जनता का प्रधानमंत्री होता, तो आता और यहाँ पे एक मगरमच्छी आंसू ही सही कम से कम रोता, या सदन के अंदर ही बोल देता कि किसानों की मृत्यु से मुझे तकलीफ हुई है। म्यांमार में सरकार गिर जाएगी, भाई साहब का 2 मिनट में ट्वीट आ जाएगा। यहाँ 160 लाशें गिर चुकी है, लेकिन अभी तक उसका ये 70 किलोमीटर है यहाँ से भाई साहब। म्यांमार कितना है? कम से कम 2000 किलोमीटर। वहाँ 2000 किलोमीटर की खबर आ जाती है, लेकिन अपने घर के बगल में क्या हो रहा है उसे नहीं पता। तो इससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें आगे भी आप देखती रहेंगी, मनोरंजन होते रहिए, एंटरटेन होते रहिए, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं। एक आखिरी सवाल, अंधभक्तों का इलाज क्या है आपकी नज़र? देखिए, इलाज होता तो मैं कब का कर चुका होता। मैं भी खोज रहा हूँ, डेली खोजता हूँ। देखिए, उनका इलाज नहीं है, वो लाइलाज बीमारी है। और मुझे ऐसा लगता है एड्स और कैंसर के बाद इसे महामारी घोषित कर देनी चाहिए भारत सरकार को। धीरे धीरे ये महामारी हो रही है और धीरे धीरे सिकुड़ भी रही है। जो अंधभक्त जो थे, जो वाहवाही करते थे, आज उसकी नौकरी चली गई है। आज उसकी EMI के लिए बाइक वाले का कंपनी से, बैंक से फ़ोन आता है, भाई भर नहीं तो उठाएंगे। आज पेट्रोल डालने की जिसकी औकात नहीं है, वो मोदी है तो मुमकिन करेगा ना। उनका पे भूत उतर रहा है धीरे धीरे। और हम लोग की जो कोशिश थी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की, उसी का असर है ये सारा चीज़ आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। 2 साल 2.5 साल के हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये सरकार गलत है, एक एक चीज़ भेज देगी, हमें गालियाँ मिलती थी। अब हम लोग सुकून से घर में बैठ के देखते हैं, अच्छा आज एयरपोर्ट गया, चलो कोई बात नहीं। हमें तसल्ली होती, क्योंकि हमने यही चीज़ के लिए आगाह किया था 2 साल पहले कि अभी भी खड़े हो जाओ, ये चीज़ आपकी रेलवे चली जाएगी। 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो जाएगा। लोग गालियाँ देते थे हमें, अरे यार तू तो देशद्रोही, तू सरकार विरोधी, तू कांग्रेसी, तू चमचा, तू ये वो। आज क्या हो रहा है, जब 50 रुपये का टिकट लेके बंदा जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो सोचता है कि साला वो सही बोल रहा था वो बात। तो अब संतुष्टि होती है कि हमने जो मेहनत की, जो बिया लगाया था, वो पेड़ बन रहा है। धीरे धीरे ये जो इनकी असलियत है वो देश के सामने आ रही है। अब हमारी मेहनत कम हो रही है, लोग खुद ही सामने आके लड़ रहे हैं। तो ये विनय दुबे को आप मेरे साथ इस वक्त सुन रहे थे। किसान आंदोलन पर बेबाक अपनी राय रखी और अंधभक्तों को जिस तरीके से लताड़ा है वो आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।